अभी बहुत लोग हैं कि नए नए ज्वाइन किए हुए हैं ना, फर्स्ट टाइम माइनिंग गैन को ज्वाइन किए हुए, जिसके कारण उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसलिए 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सुभाषिस, विवेक, अतुल, प्रियव्रता। स्टार्ट करते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी। ये मेनली जो भी मैकेनाइज्ड माइंस है ना, ये जरूरी नहीं है कि क्लास डेली 8:30 से ही स्टार्ट होता है। कल इसीलिए हम मैसेज कर दिए थे ग्रुप में कि 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग पढ़ने वाले जॉब में है, बहुत पढ़ाने वाले भी जॉब में है, तो जैसा टाइम शेड्यूल मैच होता है ना, उसके अनुसार ही क्लास ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड बाय। मैसेज एक दिन पहले चला जाता है ग्रुप में। कल भी प्रशांत, तुम मैसेज देख लेना। कल रात में मैसेज किए थे कि 8 बजे आज क्लास होगी, ठीक है। क्लास मिस नहीं होगा, वो पहले ही मैसेज चला जाएगा तुम लोगों कि हाँ क्लास कब होने वाली है। ठीक है। हीट प्रोड्यूस बाय मशीनरी में ये है कि मेनली जो मैकेनाइज्ड माइंस है ना, वहाँ पे ये जो है मशीनरी के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होता है वो एक मेजर सोर्स हो जाता है हीट का। ये फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड में क्या बोला जाता है कि कोई भी जो मोस्ट ऑफ द पावर इनपुट जो होता है इलेक्ट्रिक या आईसी इंजन में, जो मशीनरी माइंस में काम कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला या जिसमें आईसी इंजन लगा हुआ है, उसमें जो भी हम लोग पावर देते हैं ना, वो ज़्यादा से मैक्सिमम पावर क्या होता है, वो एज ए हीट का कारण बन जाता है, वो सोर्सेज ऑफ हीट बन जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट इंजन, आईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट इंजन। तो यह हम लोग जो भी फेस में मशीनरी यूज करते हैं ना, मशीनरी फॉर कटिंग, जैसे कोल कटिंग मशीन हो गया या सीयरर हो गया, ड्रिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं, या जो भी लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं, हाँ आईसी का इंटरनल कंबशन इंजन है। वो आईसी का फुल फॉर्म कुछ अलग बोल देते, ठीक है। अतुल, आईसी का फुल फॉर्म इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। जो भी फेस में कोल कटिंग मशीन वगैरह यूज हो रहा है या कोई ड्रिलिंग इक्विपमेंट यूज हो रहा है, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट जो भी फेस में यूज कर रहे हैं ना, अंडरग्राउंड माइंस में जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें जो भी पावर इनपुट किया जाता है ना, जैसे मान लो क्या होता है, सभी मशीन का इफिशियंसी तो 100% होता नहीं है ना। इफिशियंसी लेस देन 100% होता है। अगर कोई 100% इफिशियंसी वाला बहुत कम ही मिलता है, वैसे कार्नोट साइकिल वगैरह जो पढ़ते थे 12th में, वो सब कुछ होता था क्या कि 100% इफिशियंसी, मतलब जितना एनर्जी इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट निकल जा रहा है। लेकिन वैसा होता नहीं है। तो मान लो किसी का इफिशियंसी 60% है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि वो जो 40% बच जा रहा है वो एज ए हीट वो माइंस में आ जा रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि एक 2000 किलोवाट का कोई भी इंटरनल हास्ट है, वो क्या है, इफिशियंसी 60% है, ओवरऑल जो इफिशियंसी है उसका 60% है। तो मान लो इफिशियंसी हो गया क्या, आउटपुट बाय इनपुट पावर, ठीक है। इफिशियंसी 60% है और इसमें आउटपुट पावर मान लो निकालना है कि आउटपुट कितना आ रहा है इसमें। इनपुट कितना दे रहे हैं, 2000 किलोवाट, ठीक है ना। तो आउटपुट कितना निकलेगा यहाँ से, 1200 किलोवाट। तो मतलब 800 क्या हो गया, जो इनइफिशियंट जो 60% इफिशियंसी हो गया, तो क्या 40% सीधा क्या हो गया उसका, 40% वो नॉन इफिशियंट रहा।
तो 2000 का 40% कितना हो जाएगा, 800 किलोवाट हो जाएगा। वो क्या हो रहा है, एक तरीके से सोर्सेज ऑफ हीट इन माइन एयर। अब एक कि 1200 किलोवाट ये आउटपुट दे रहा है, हम लोग कितना इनपुट दिए थे, 2000 किलोवाट, ये इनपुट हो गया, और आउटपुट कितना है 1200 किलोवाट। तो 800 किलोवाट क्या हो गया, एक तरीके से वो एज ए हीट, वो एडिशन ऑफ हीट क्या माइन एयर में। और फर्दर अगर हम लोग की फ्रिक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि अगर 10% जो आउटपुट है, आउटपुट का 10% वो अगर यूज हो जा रहा है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, तो फिर 1200 का 10% मतलब कितना हो गया, 120। ये क्या करेगा, एडिशनल हीट एडिशन करेगा माइंस एयर में। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ हीट क्या क्या हो गया, जो भी मशीनरी यूज हो रहा है, कोल कटिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट, ये सारा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ये मेनली मैकेनाइज्ड माइंस का केस है जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एडिशन होता है मशीनरी के कारण, और ये एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आने का अगर बनता है तो न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा कि जो भी फैन माइंस में यूज होता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्क डन बाय ए फैन इज कन्वर्टेड टू हीट। मान लो एक 2000, सिंपल हम बता रहे हैं, ठीक है ना, एक मान लो जनरेटर जो यूज कर रहे हैं हम लोग पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है, सिंपल हम नॉर्मल एग्जांपल बता रहे हैं, नॉर्मल जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। मान लो जनरेटर यूज कर रहे हैं, उसमें इनपुट पावर कितना दे रहे हैं, 2000 किलोवाट, ठीक है, इसका इफिशियंसी कितना है, मात्र 60% है मान लो, तो आउटपुट कितना मिलेगा हमको, 2000 किलोवाट इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 60 100 कर दो तो 1200 किलोवाट ये आउटपुट दे रहा है। तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 800 बच जा रहा है ना। ये 800 किलोवाट क्या करेगा, एक तरीके से हीट का एडिशन करेगा एयर में। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल था। और था कि अगर मान लो 1200 किलोवाट है, इतना आउटपुट दे रहा है, लेकिन है कि अब कुछ फर्दर फ्रिक्शनल कहीं हो गया, कहीं फ्रिक्शन वगैरह कुछ काम कर रहा है, अगर अब है क्या, फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, तो उस केस में कुछ 10% चला गया फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, तब 1200 का 10% कितना हो जाएगा, 120 किलोवाट। मतलब क्या हो गया, 2000 हम लोग इनपुट दे रहे थे 2000 किलोवाट, और हीट कितना चला गया, हीट में कितना चला गया, 800 प्लस 820, मतलब 920 किलोवाट वो चला गया एज ए हीट, मतलब हीट प्रोड्यूस कर दिया इतना। और बाकी जो बच जा रहा है 1080 किलोवाट, ये हम लोग आउटपुट मिला कि 2000 किलोवाट हम लोग इनपुट सोर्स यूज कर रहे हैं, इनपुट पावर दे रहे हैं, आउटपुट मात्र 1080 ले पा रहे हैं, मतलब अप्रोक्स 50 से थोड़ा ज़्यादा %। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ये फैन वाला केस यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल अभी नेक्स्ट करवाएंगे। इसमें क्या है कि जो भी हम लोग माइंस में फैन यूज करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्क डन बाय फैन इज कन्वर्टेड टू हीट। जो भी माइंस में फैन यूज कर रहे हैं, जो भी वो उसमें इनपुट दे रहे हैं, वो जो आउटपुट में क्या है, मोस्ट ऑफ द जो भी पावर वो है दे रहे हैं, वो आउटपुट में जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेप्ट वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। मतलब फैन क्या कह रहा है, हीट प्लस काइनेटिक एनर्जी एयर का इम्प्रूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी एयर का बढ़ा रहा है। बस फैन का यही दो काम है कि जो हवा मिल रहा है उसका वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दे रहा है। तो पूछ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मान लो फैन में एक्स इनपुट है, x किलोवाट इनपुट पावर है फैन का, ठीक है ना, फिर इसमें कुछ मान लो इफिशियंसी वगैरह, ये एक क्वेश्चन है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है यहाँ पे कि फैन पे जो भी हम लोग इनपुट पावर दे रहे हैं ना, वो हीट जनरेट होता है और कुछ वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है।
काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। तो जिसके कारण क्या है, दिस इज द रीजन वाई इट इज बेटर टू लोकेट बूस्टर फैन ऑन द रिटर्न। इसलिए क्या बोला जाता है कि बूस्टर फैन को हम लोग रिटर्न में लगाते हैं, या हम लोग का जो मेन फैन होता है ना सरफेस पे, वो एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, ना कि फोर्सिंग फैन। जो कि अगर ये दो इंक्लाइन हो गया, मान लो ये इनटेक हो गया, ये रिटर्न एयरवे हो गया। अब है कि अगर हम लोग इनटेक में क्या लगाएंगे, फोर्सिंग फैन लगाएंगे, ठीक है ना। ये इनटेक में फोर्सिंग फैन लग गया मान लो, तो उस केस में क्या होगा, हवा का तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो साथ में हीट क्या होगा, जो भी हवा आ रहा है वो हीट कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हम लोग को जो फैन यूज करना चाहिए वो एग्जॉस्ट फैन यूज करना चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगाएंगे, वो रिटर्न में लगाएंगे। वो क्या करेगा, अंदर की हवा को खींच के वो बाहर फेंक देगा। इसी तरीके से क्या बोला जाता है कि बूस्टर फैन जो लगाएंगे वो भी रिटर्न में लगाना चाहिए। इनटेक में लगाएंगे तो एडिशन ऑफ हीट करेगा, वही पूरा माइनस में जाके हवा फैलेगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक वेंटिलेटिंग फैन है, फैन वेंटिलेटिंग ए हीटिंग थ्रू ए डक्ट ऑफ 600 mm डायमीटर। मतलब क्या होता है कि मान लो ये वर्किंग फेस हो गया, ठीक है ना। अब है मान लो ये माइन फैन हो गया, इस जगह पे कहीं पे फैन इंस्टॉल किए हुए हैं। अब एक ही फेस तक हवा पहुंचाना है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एक डक्ट लगा देते हैं। डक्ट क्या होता है कि वो एक तरीके से फैन का जो आउटपुट है ना, जहाँ से एयर सप्लाई कर, वहां पर डक्ट लगा दी कि ये क्या कर रहा है कि अब हवा इसके थ्रू फेस तक जा रहा है। ये जो हवा है वो फेस में जा रहा है। तो इस डक्ट का डायमीटर दिया हुआ है कितना, कि 600 mm उसका डायमीटर है, डाया 600 mm, ठीक है। और जो क्वांटिटी ऑफ एयर जो सर्कुलेट कर रहा है वो कितना है, 4 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ये डक्ट का डाया उतना है, कितना क्वांटिटी ऑफ एयर जा रहा है इसमें, ऊपर वाला शो तो नहीं हो रहा होगा ना, वो जो हवा जा रहा है वो 4 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड जा रहा है। और जो इनपुट पावर दे रहे हैं फैन में वो कितना है, 2.9 किलोवाट, मतलब 2900 वाट उसमें इनपुट पावर दे रहे हैं। तो पूछ रहा है कि हीट एडेड कितना हो रहा है, ये जो फैन यूज कर रहे हैं उसके द्वारा हीट एडेड कितना हो रहा है। तो हम ये क्या जान रहे हैं कि जो भी फैन में इनपुट पावर दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, एक तरीके से हीट एडिशन कर रहा है माइनस में, और साथ में वो क्या कर रहा है, हवा का वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है। ये मेन कॉन्सेप्ट बताए थे अभी, कि जो भी फैन में इनपुट पावर दे रहा है वो क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ हीट कर रहा है, और साथ में वो काइनेटिक एनर्जी जो एयर है, जो हवा है, उसका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या कोशिश करेंगे कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, कि काइनेटिक एनर्जी जो जा रहा है उसमें कितना एनर्जी, मतलब एनर्जी उसमें जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव करना, एनर्जी निकल गया तो इनपुट में काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे, तो जो क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगा। तो उतना ही हीट क्या हो जाएगा, माइन एयर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया जो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये आया समझ में, जो अभी हम बताना चाह रहे हैं कि क्या है, अब आगे हम बताएंगे। संतानु जीवन है, एक बार फिर से रुक जा। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि फैन जो है, अगर कोई फैन रन कर रहा है तो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी एयर का इंक्रीज कर रहा है और साथ में हीट का एडिशन कर रहा है माइनस में। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो फैन का इनपुट पावर है ना,
इनपुट पावर दिया हुआ है कितना, 2900 वाट। अब पूछ रहा है, और जो क्या कर रहा है कि ये एक फेस है, ठीक है ना, उसको ये फैन क्या कर रहा है, वेंटिलेट कर रहा है। तो वेंटिलेशन के लिए क्या कि फेस तक हवा एग्जैक्ट पहुंच जाए, तो इसके लिए हम लोग एक वेंटिलेशन डक्ट यूज कर रहे हैं। और इस डक्ट का डायमीटर दिया हुआ है 600 mm। और जो क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो हो रहा है इस डक्ट के थ्रू, वो हो रहा है 4 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछ रहा है ये जो फैन रन हो रहा है, ये इसके द्वारा कितना हीट का एडिशन हो रहा है माइंस में। हीट एडेड बाय फैन क्या हो रहा है, वाट। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो इनपुट पावर है, अगर उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी में जितना पावर जा रहा है वो माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हीट। क्योंकि ये जो फैन का इनपुट पावर है वो किसके किसके द्वारा बन के मिल के बना हुआ है, काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट। तो इनपुट पावर में अगर काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, वो हीट निकल जाएगा। तो यही हीट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायमीटर दिया हुआ है डक्ट का, तो हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, 5/4 d²। ठीक है, तो 5/4 और डायमीटर mm में है तो मीटर में 0.6 मीटर हो जाएगा, का स्क्वायर कर देंगे तो ये जो हो जाता है वैल्यू 0.283 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जानते ही हैं, ये वेंटिलेशन में सब लोग ही पढ़े हो गए कि क्वांटिटी जो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तब ना क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ एयर या स्पीड ऑफ एयर का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। मैच कर रहा है यूनिट। अब यहाँ से क्या कि वेलोसिटी निकाल लेते हैं। हम लोग डिप्लोमा वाले हैं तो थोड़ा आसान लैंग्वेज में बताइए। तो आसान लैंग्वेज तो बता ही रहे हैं ना। ये अभी तुम लोग माइनिंग सरदार या जो WCL का एग्जाम दिए होंगे तो वहां पे भी तुम लोग ये पढ़ाए हो कि क्वांटिटी बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से किस स्पीड से एयर फ्लो हो रहा है, इसके द्वारा हम लोग क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी दिया हुआ है ना, ये क्वांटिटी दिया हुआ है और ये डक्ट का हम लोग एरिया निकाल लिए हैं। अब निकालना है कि किस स्पीड से इस डक्ट में एयर का फ्लो हो रहा है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² ही होता है ना। तो ये क्या होता है, ये मास हो गया एयर का, ये v क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग v निकालना चाह रहे हैं। तो v क्या हो जाएगा यहाँ से, क्वांटिटी बाय एरिया। तो क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 4 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और एरिया क्या हो जाएगा 0.283 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 114.13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या है कि ये जो फैन है, बता ही रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी हवा का इम्प्रूव कर रहा है। तो ये जो हवा इस जगह पे डक्ट को लीव कर रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी में निकालेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता ही है, क्या होता है, इधर नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। अब क्या है कि हमको v पता है, v अभी निकाल लिए हैं, जस्ट कितना आया है वो 14.13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 1/2 हो गया। ये मास अभी हम लोग को पता नहीं है कि मास क्या होगा। ठीक है, v² पता चल गया 14.13 का स्क्वायर। अब मास के लिए यहाँ पे क्या यूज करना है,
हम लोग ये एज्यूम करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में वो दिया हुआ रहेगा, डाटा फुल दिया हुआ रहेगा कि डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है ना वो 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी ऑफ एयर हो गया ये क्या हो गया 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर हो गया। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या है कि मास निकालना है, ठीक है ना, मास फ्लो रेट एक तरीके से बोला जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है, देखो ये बताना चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट कितना हो जाएगा, जूल होगा, लेकिन इनपुट पावर किसमें दिया हुआ है, पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वर्क डन, मतलब पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम होता है। तो मतलब वर्क डन तो वही काइनेटिक एनर्जी हो गया, जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है ना, जूल पर सेकेंड। तो क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर है, और अगर इसको हम लोग जो क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो हो रहा है 4, अगर ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर, और 4 का यूनिट क्या है मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इससे क्या होगा 4.8 kg पर सेकेंड। बस हमको यही डाटा चाहिए, ये डाटा यहाँ पुट कर देंगे। इससे क्या होगा, देखो हम लोग केजी पर सेकेंड में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो इनपुट पावर दिया हुआ है ना, जो इनपुट पावर दिया हुआ है, इनपुट पावर उसका यूनिट दिया हुआ है वाट में। तो वाट क्या होता है, पावर वर्क डन बाय टाइम होता है। तो वर्क डन का एनर्जी क्या हो गया, वर्क का एनर्जी जूल होता है, और नीचे टाइम हो गया वो सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है डेंसिटी ऑफ एयर 1.2, कितना क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो हो रहा है डक्ट से, और जो क्वांटिटी ऑफ एयर डक्ट से फ्लो हो रहा है उस एयर का डेंसिटी कितना है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4.8 kg पर सेकेंड आता है। तो बस यहाँ पे यही वैल्यू पुट कर देना है 1/2 इंटू 4.8, जिसको मास फ्लो रेट बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल में 1. ये हो गया 1/2 mv²। ये जो वैल्यू आता है वो 479 वाट आता है, ठीक है। तो हम क्या बताए थे फैन केस में, जो इनपुट पावर होता है फैन का वो हीट प्लस काइनेटिक एनर्जी में जाता है। तो इनपुट पावर कितना दिया हुआ है 2900 वाट दिया हुआ है, हीट ही निकालना था कितना हीट का एडिशन कर रहा है माइनस एयर में, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 479 वाट हो गया। तो कितना हीट का एडिशन होगा 2900 माइनस 479 वाट, ये जो भी वैल्यू आएगा वाट में, ठीक है ना, 2421, मतलब कितना हीट का एडिशन हो गया है माइनस में 2421 वाट का। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। किसको समझ में आया है, किसको समझ में भी नहीं आया है। इसमें सिंपल वेंटिलेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। क्या था एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था कि ये जो इनपुट पावर फैन को दे रहे हैं ना वो किस में जा रहा है, वो एयर का काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है एडिशन ऑफ हीट कर रहा है, ठीक है। तो इनपुट पावर दिया हुआ है 2.9 किलोवाट, तो 2900 इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि बहुत लोग को यहाँ दिक्कत हो गया होगा लग रहा है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 किलोवाट कितना होता है 1000 वाट होता है ना, ये 2900 वाट हो गया। तो बोल रहा है हीट एडेड बाय माइन फैन क्या हो रहा है, तो हम जान रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा इनपुट पावर माइनस हीट काइनेटिक एनर्जी कर देंगे तो मेरा हीट निकल जाएगा। अब मेन था कि काइनेटिक एनर्जी निकलेगा कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या जान रहे हैं कि वो होता है 1/2 mv² होता है,
तो V कैसे निकलेगा? तो V के लिए जानते हैं कि Q बराबर V इंटू ए होता है। तो क्वांटिटी दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर से हम लोग क्या किए हैं, एरिया निकाल लिए हैं। ये एरिया निकाल लिए हैं, तो V क्या हो जाएगा यहाँ से, क्वांटिटी बाय एरिया। तो ये V हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं। तो पेन चेंज कर ले रहे, एक मिनट। ठीक है यार, पेन काज ठीक है, इसी कलर में देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, V निकाल लिए, ठीक है। और V निकाल लिया, हम लोग क्या है कि काइनेटिक एनर्जी वैसे अगर सिंपल निकाल देंगे यहाँ पे तो जूल में निकल जाएगा, लेकिन हमको किस में चाहिए यूनिट, जूल पर सेकेंड, मतलब वाट में चाहिए। तो इसके लिए क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है ना, 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। डेंसिटी ऑफ एयर को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसके द्वारा क्या आता है, वो जो आया हुआ है ना, उसको बोला जाता है मास फ्लो रेट। अगर कैलकुलेट करेंगे क्या, एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है कि 1 सेकेंड में ना 4.8 kg एयर का फ्लो हो रहा है। इतना मास का, इतना वजन का एयर फ्लो हो रहा है उस डक्ट से, ठीक है ना। तो ये m निकल गया, तो m का जस्ट यहाँ पुट कर दिए, 1/2m v स्क्वायर। ऑलरेडी कैलकुलेटर v क्लिक कर ही लिए थे, इसके थ्रू ये निकल गया, ठीक है। अब क्या किए हैं, इनपुट पावर पता था, काइनेटिक एनर्जी निकल गया है, तो हीट कितना एडिशन हो रहा है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन गेट में भी आता है और तुम लोग भी एग्जाम में आने के चांस है, माइंस इंस्पेक्टर वाले में। कोई क्वेश्चन और कहीं से बाहर से कोई देगा नहीं, अपना माइंड से बना के कुछ नया क्वेश्चन, जो बुक में रहेगा क्वेश्चन उसी तरीके का डाटा चेंज करके सिमिलर क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब है हीट फ्रॉम रॉक, ठीक है। सोर्सेज ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड माइंस बाय मशीनरी क्लियर हो गया है। अब क्या है, हीट फ्रॉम रॉक कि अंडरग्राउंड माइंस में, हाँ रिटेन के लिए हो सकता है कैलकुलेटर वो अलाउ कर दे, ठीक है ना, अलाउ करना चाहिए। वो तो जब एडमिट कार्ड मिलेगा तो ही पता चल पाएगा, ठीक है। हीट फ्रॉम रॉक, अब क्या है कि पहले देखो हीट फ्रॉम रॉक क्या है, एक ये अर्थ हो गया, ठीक है ना, ये पूरा अर्थ का फिगर है। ये जो अंदर वाला पोर्शन है जो कोर है, कोर क्या होता है यहाँ, बहुत हॉट, ये बहुत हॉट है, ठीक है ना। तो वही है कि हीट फ्लोज आउट ऑफ द हॉट कोर ऑफ द अर्थ, कि हॉट कोर जो कोर है अर्थ का, वहां से लगातार हीट का फ्लो होते रहता है। क्या रेट से, 0.05 वाट पर स्क्वायर मीटर, कि एक स्क्वायर मीटर एरिया में, मतलब 0.05, अगर एक स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया है तो वहां से 0.05 वाट का हीट का कांस्टेंट फ्लो हो ही रहा है, होते रहता है, हमेशा होते रहता है ओवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब क्या हो रहा है, हीट का फ्लो कैसे हो रहा है, इस कोर से धीरे धीरे हीट का फ्लो सरफेस की ओर आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या होता है कि जैसे जैसे ये जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है ना, जियोथर्मल ग्रेडियंट, ये क्या होता है कि जैसे जैसे डेप्थ पे जाते हैं, डेप्थ के साथ जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वही एक तरीके से जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है। तो क्या है कि हम लोग जब धीरे धीरे कोर की ओर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं,
डेप्थ पे जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है, ठीक है ना। तो वही एज ए रिजल्ट क्या होता है, द रॉक टेम्परेचर इज फाउंड टू राइज एज वी गो डीपर डाउन द अर्थ क्रस्ट। जैसे जैसे हम लोग अर्थ क्रस्ट की ओर जाते हैं, डीप जाते हैं अर्थ में, तो क्या होता है, रॉक का टेम्परेचर वो बढ़ते जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ डेप्थ इज कॉल्ड जियोथर्मिक या जियोथर्मल ग्रेडियंट। ये डायरेक्ट डिफिनेशन ही आ सकता है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है या जियोथर्मिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो क्या है, जो हम लोग डेप्थ के साथ है, जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग, तो जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये दोनों का रेशियो को जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब क्या, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ डेप्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल ग्रेडियंट। और इंडियन कोल फील्ड का जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है, प्रत्येक हम लोग 38.4 मीटर के डेप्थ पे जाएंगे ना, सरफेस से मान लो 15 मीटर तो कांस्टेंट ही रहता है टेम्परेचर, ये सरफेस हो गया, ठीक है ना, अर्थ का। मान लो ये सरफेस है, 15 मीटर तो क्या हो गया, टेम्परेचर जो सरफेस का रहेगा वही 15 मीटर तक रहेगा। उसके बाद प्रत्येक 38.4 मीटर डेप्थ पे जाने पे वो टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज करते जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में। ठीक, और इंक्रीज क्या, या 1 केल्विन या 1 डिग्री दोनों सेम है। क्यों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है, ठीक है। अगर यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 283 केल्विन होगा। मतलब अगर चेंज पूछेंगे डिग्री में कितना हो रहा है, केल्विन में कितना हो रहा है, तो चेंज डिग्री में भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का हो रहा है और केल्विन में भी कितना हो रहा है, 10 केल्विन का हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो चेंज होता है ना हमेशा, वो डिग्री या केल्विन में सेम होता है, या 1 केल्विन से इंक्रीज होगा या 1 डिग्री से इंक्रीज होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कि प्रत्येक 38.4 मीटर नीचे जाते जाएंगे तो जो होता है टेम्परेचर, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से या 1 केल्विन से इंक्रीज करते जाएगा। तो इसलिए कि ये फिगर बताए हुए थे। यहाँ पे 2-3 चीज और इम्पोर्टेंट है, ये सब तुम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला यहाँ पे याद करना होगा, क्योंकि हो सकता है इस फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब होता है क्या कि वो जो हम लोग डेप्थ पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, वो डिपेंड किस पे करता है, इट वेरीज फ्रॉम, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, और वो डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक। जैसे रॉक का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, रॉक का डेंसिटी क्या है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर जो वेरी कर रहा है, कि मान लो पूरा इंडियन कोल फील्ड का निकाला हुआ है टेम्परेचर एवरेज 38.4 मीटर, तो हो सकता है झरिया में अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ कम डेप्थ पे मिल सकता है, कहीं और जाएंगे मतलब भारत के किसी और हिस्से में, तो वहाँ हो सकता है डेप्थ वेरिएशन हो सकता है। तो ऑल ओवर जो एवरेज किया हुआ है वो 38.4 मीटर आया हुआ है। तो वेरी क्यों करता है, झरिया में अलग डेप्थ पे क्यों मिल सकता है, जम्मू कश्मीर में अलग डेप्थ पे क्यों मिल सकता है, या सिंगरौली तरफ अलग डेप्थ पे क्यों मिल सकता, मतलब क्यों मिल सकता है, ये जियोथर्मल ग्रेडियंट जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है कहीं 40 डिग्री से, मतलब 40 मीटर जाने पे हो, कहीं 30 मीटर जाने पे हो, ये सारा कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड किस पे करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, डेंसिटी, ये सारा चीज पे डिपेंड करता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है, इट इज द एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट। कि कोई रॉक है, मान लो ये रॉक हो गया, तो इसके पास हीट ट्रांसफर करने का जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, इसी को एक तरीके से क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है,
मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिस्क्राइब्स एग्जैक्टली द वे ए सिस्टम कैरीज एनर्जी, मतलब किस तरीके से जो एनर्जी मान लो ट्रांसफर हो रहा है इधर से, मान लो ये एक रोग हो गया, एक दूसरा रोग हो गया, मान लो कुछ सारा रोग तो एक बार में हो सकता है कि पार्ट पार्ट में हो, टुकड़ा टुकड़ा में हो, इस तरीके से रोग हो, तो थर्मल कंडक्टिविटी मान लो ज्यादा रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये जो रोग है तुरंत अपना जो भी यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है या हीट जो इसके पास आ रहा है वो तुरंत ट्रांसमिट कर देगा इस रोग पर, ये इधर कर देगा, ये इस तरीके से कर देगा। ठीक है, और किस तरीके से एनर्जी कैरी कर रहा है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के अंदर आता है। और एक डेंसिटी जानते हो सब लोग, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है ना फ्रॉम रॉक वॉल टू द एयर, मान लो माइनस में जा रहे हैं, ठीक है, ये पिलर हो गया, ये एक पिलर है, और ये रूफ हो गया, ये गैलरी है, ठीक है ना, ये गैलरी हो गया, ये भी गैलरी है, ठीक है, ये पिलर हो गया। या माइन से भी डेवलप हो रहा है, तो जो भी रॉक से मान लो रूफ से भी हीट वगैरह आ रहा है, माइन एयर में जा रहा है, तो वो क्या फॉर्मूला है उसका, तो क्या है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम रॉक वॉल टू द एयर इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द रॉक वॉल एंड द मीन एयर टेम्परेचर। हाँ, ये अल्फा है, ठीक है ना, ये अल्फा है। तो क्यू क्या हो गया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये क्यू का फॉर्म क्यू हो गया, ठीक है ना, कि किस रेट से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अल्फा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, उसका वैल्यू हमेशा दिया हुआ रहेगा अल्फा का वैल्यू। और टी एस और टी ए क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया रॉक वॉल का, और ये टेम्परेचर हो गया एयर का, क्योंकि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब तक हीट का फ्लो होगा, और जैसे दोनों का टेम्परेचर मैच हो जाएगा तो हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम रॉक वॉल to the air is a linear function of the difference between temperature of the rock wall and the mean air temperature as well as the coefficient of the heat transfer। ये एक फॉर्मूला याद रखना, मतलब अगर मान लो आता है, सिर्फ अगर मान लो कभी आ गया कि एक्सप्लेन करने के लिए हीट फ्रॉम रॉक का एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है ना, तो उसमें से ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। बाकी तुम डिटेल से लिखो या ना लिखो, ये सारा चीज एक जियोथर्मल ग्रेडियंट के बारे में लिख देना है, दूसरा ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में लिख देना है, ठीक है। लीनियर फंक्शन मतलब क्या, अगर मान लो कुछ पावर वगैरह तो नहीं है ना, इसलिए लीनियर बोला जा रहा है, ठीक है ना, जैसे वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये भी क्या होता है, लीनियर फंक्शन है। अगर स्क्वायर हो जाता है, क्यूबिक हो जाता है, तो उस तरीके से स्क्वायर फंक्शन बोलते हैं कि हाँ स्क्वायर है उसका, ठीक है। एक दूसरा आता है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो मीन एयर टेम्परेचर होता है ना, ये मीन एयर टेम्परेचर हो जाएगा, मान लो ये शाफ्ट है, ठीक है ना, तो टॉप में और बॉटम का जो टेम्परेचर का जो एवरेज होता है ना, ये मान लो T1 है, ये T2 है, तो ये जो एवरेज टेम्परेचर होगा इसी को मीन एयर टेम्परेचर बोला जाता है, T बराबर T1 प्लस T2/2, ठीक है। एक ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये फॉर्मूला मतलब अगर आता है एग्जाम में कि हाँ सोर्सेज ऑफ हीट फ्रॉम रॉक, मान लो 4-5 के बारे में बता दिया कि हाँ हीट फ्रॉम रॉक का एग्जाम मतलब एक्सप्लेन कीजिए, मशीनरी के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सप्लेन कीजिएगा, 3-4 दे देता है नेम वाइज, तो उस केस में ये सब लिखना है नंबर लेने के लिए, एग्जामिनर से नंबर छीनने के लिए ये फॉर्मूला वगैरह लिखना होगा, ठीक है ना।
तो कोफिशिएंट ऑफ, हाँ न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, ये जो के होता है ना, के होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। क्यू जो अभी वहां पे आता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, वही क्यू यहाँ पे है। तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। अमाउंट ऑफ हीट फ्लो क्या हो गया, क्यू। क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है थ्रू ए यूनिट थिकनेस ऑफ मटेरियल। ये जो एल है ना, एल क्या हो गया, थिकनेस ऑफ मटेरियल। देखो यहाँ लिखे हुए हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गया कि जितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है यूनिट थिकनेस ऑफ मटेरियल ओवर एन यूनिट एरिया, ये एरिया हो गया, पर यूनिट टाइम फॉर ए यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। ये सिर्फ फॉर्मूला रट लेना है, के बराबर क्यू एल बाय ए टी डी टी। क्यू क्या हो गया कि मतलब किस रेट से या अमाउंट ऑफ हीट फ्लो क्या हो रहा है, एल हो गया थिकनेस, ए हो गया एरिया, टी हो गया टाइम और डी टी हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। और उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है, अगर कोई गेट वाले भी हो गए इसमें, तो गेट में ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है। तो थर्मल जो डिफ्यूजिविटी होता है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ रॉक और डेंसिटी ऑफ रॉक। ये डिफ्यूजिविटी, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला होता है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द रॉक इनटू डेंसिटी ऑफ द रॉक, ठीक है ना। Thermal conductivity between rocks will be more than the thermal conductivity between rock and air। हाँ, थर्मल जो कंडक्टिविटी होता है ना वो सॉलिड में हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी किसका रेशियो है, इज द थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और थर्मल कंडक्टिविटी का बताइए था क्या होता है, जगह हीट कितना स्पीड से वो कंडक्ट कर रहा है। तो हीट कंडक्टेड बाय हीट स्टोर्ड, नीचे हीट स्टोर्ड केस क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी रॉक का बोलेंगे तो यूनिट मास के मतलब यूनिट मास ऑफ रॉक का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। तो क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ द रॉक, यहाँ जो डिफिनेशन भी लिखते हैं, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज मतलब यूनिट मास, ठीक है ना, कि 1 केजी या जो भी यूनिट रहे, 1 केजी से किसी रॉक के टेम्परेचर को 1 केजी रॉक के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितना इसको हीट चाहिए, जैसे मान लो ये रॉक मास है, ठीक है ना, ये 1 केजी इसका यूनिट हो गया, इसका मान लो मास 1 केजी दिया हुआ। अब क्या है कि इसका टेम्परेचर को हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना चाहते हैं या 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको हीट करना होगा। तो कितना हीट इसको चाहिए, ये यूनिट मास है 1 केजी वाले जो रॉक है, इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, वही होता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है अल्केश। तो मतलब क्या है, नीचे में ये जो सी वाला पोर्शन हो गया वो यूनिट मास के लिए हो गया। अगर ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाता है कि यूनिट वॉल्यूम, ये 1 केजी था ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा कि 1 क्यूबिक मीटर के रॉक मास, रॉक को 1 क्यूबिक मीटर के रॉक के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा
उसको स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो मतलब क्या है, नीचे हीट स्टोर हो रहा है, कितना हीट चाहिए उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, और ऊपर में क्या है, के है जो थर्मल कंडक्टिविटी है, किस रेट से वो हीट को डिसिपेट कर रहा है, हीट कंडक्ट कर रहा है। तो ये दोनों का रेशियो क्या बोला जाता है, थर्मल, मतलब थर्मल डिफ्यूजिविटी। अगर किसी का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, क्या हो गया, यहाँ डी और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, न्यूमेरिकल आने का चांसेस है, और साथ में एमसीक्यू जो अभी तक 2 बताए हैं, यहाँ से 2 एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, और यहाँ से ये सोर्सेज ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड माइंस, ये पूरा क्वेश्चन ही आने के चांस है। 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस 2 एमसीक्यू यहाँ से बन रहा है, जिसमें से जियोथर्मल ग्रेडियंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आने का चांस है। अभी देखो थोड़ा सा ये है कि तुम लोग को, बहुत लोगों का पढ़ाई बहुत दिन से छूटा हुआ था, ठीक है ना। अब बहुत लोग जो रेगुलर होगा तो उसे बहुत इजीली समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन जिसका बहुत दिन से पढ़ाई छूटा हुआ है, 1-2 बार जाके जो बताया जा रहा है सिर्फ रिवीजन कर लेना, तो है कि क्लियर हो जाएगा। जो भी हल्का फुल्का डाउट हो रहा होगा मन में, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिविटी का मान लो पूछ सकता है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी पे न्यूमेरिकल दे सकता है, क्या होता है, तो के बाय सी रो, कंडक्टिविटी बाय स्पेसिफिक हीट और रो। सारा डाटा दिया हुआ रहेगा, सिर्फ डाटा में फिट कर देना है, डाटा फिट कर देना है, आंसर लेते आना है, ठीक है। तो ये हीट ड्यू टू रोक था, ये हीट फ्रॉम रोक। अब क्या है, वो रोक के थ्रू, अब है कि रोक मूवमेंट, कि रोक जो है, मान लो सब्सिडेंस हो जा रहा है, मान लो अंडरग्राउंड हम लोग डिप्लरिंग स्टार्ट किए हुए हैं, डिप्लरिंग विथ केविंग, ये ओवरलाइंग स्ट्राटा हो गया। अब क्या है कि हम लोग पिलर को पूरा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जब पिलर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, गोफ बनता है। अब ये जो ओवरलाइंग स्ट्राटा है वो क्या होगा, गोफ में फॉल होगा। सर के बी बगल में क्या सिंबल है, किसमें पूछ रहे हो यार, किस जगह पे, के, हाँ ये रो डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, डेंसिटी रो का सिंबल है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है ना, रो हो गया डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ रो। मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, ये फॉर्मूला रटा हुआ रहेगा ना, तो डिफिनेशन लिख सकते हो खुद से कि हाँ थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, ठीक है। अब क्या है कि हीट काउज ड्यू टू रॉक मूवमेंट, रॉक के कारण तो हीट हो गया, कि हम लोग डीप में जा रहे हैं, जो थर्मल ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करता है किसमें, थर्मल कंडक्टिविटी पे, डेंसिटी पे, थर्मल डिफ्यूजिविटी पे, ठीक है ना। अब आते हैं कि जो रॉक का मूवमेंट हो रहा है उसके कारण कितना हीट माइंस में आ रहा है। तो एक मोस्ट जो रिसर्चर थे ना, वो फाइंड किए हैं कि जो एक्चुअल हीट एडिशन हो रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टार्टा, वो सिर्फ मात्र 1% हो रहा है ऑफ द टोटल हीट एडेड। मान लो माइंस में जो भी टोटल हीट एडेड हो रहा है, मान लो 100% हो रहा है सारा चीज को मिला के, तो उसमें से 1% किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये जो रॉक का मूवमेंट हो रहा है। मान लो क्या बता रहे थे अभी यहाँ पे कि हम लोग डिप्लरिंग विथ केविंग कर रहे हैं, ये पिलर को एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब क्या है कि ओवरलाइंग स्टार्टअप गोफ में फॉल होगा, गोफ में गिरेगा तो क्या होगा, आपस में दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा, एक तरीके से जो भी रॉक होगा, मूवमेंट होगा, तो उसके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना मात्र होगा, जो भी टोटल माइंस में हीट आ रहा है ना, उसका मात्र ये 1% होगा। ये जो मोस्ट रिसर्चर थे वो बताए ऐसा चीज, लेकिन थियोरिटिकल हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ये 9% तक जा सकता है। इट शुड बी द ऑर्डर ऑफ 9% इन कंसिडरेशन ऑफ द रॉक मासेस इन्वॉल्व। ये रिसर्चर बताए हैं कि 1% टोटल एडिशन होता है, लेकिन थियोरेटिकली हम लोग कंसीडर क्या करते हैं कि 9% तक जो हीट आ सकता है ना माइंस में, वो रॉक मूवमेंट के कारण आ सकता है।
और 80% कहाँ से आ सकता है? 80% वो जो था ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस हीटिंग वाला केस, वहां से आ सकता है। इस केस में क्या है कि मान लो फ्रिक्शन के कारण हीट डिसिपेट हो रहा है, ठीक है ना, फ्रिक्शन के कारण हीट निकल रहा है। मान लो ये एक रॉक है, तो यहाँ दिख रहा है ना, ये रॉक है, ये दूसरा रॉक है, ठीक है ना। अब आपस में दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। होता ना, पहले के जमाने में क्या था, पत्थर रगड़ के नहीं आग निकाला जाता था। तो वही एक तरीके से मान लो हीट एडिशन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट क्या होता है, एडिशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हवा मिलने के कारण क्या होता है, वो हीट का डिसिपेशन जो है, डिसिपेट कर जाता है, मतलब हीट रहता ही नहीं है, वो हवा के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो वही है, ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द हीट बीइंग डिसिपेटेड इन द ब्रोकन रॉक मास इटसेल्फ, ब्रोकन रॉक मास है, वहां से बहुत सारा हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नीचे की ओर ना जाकर ये ऊपर से ही निकल जाता है। 600 MB कंज्यूम हो गया है, प्लीज 240 पी 240 360 वाले बोल रहे हैं। अच्छा, वो एक बार हम आज चेक कर लेते हैं सेटिंग कहाँ से होगा, ठीक है ना। अगर कुछ वैसा सेटिंग होगा तो बता देंगे, तो हम कर देंगे वो सेटिंग, ठीक है। आज भर इसी में देखो, ठीक है। या किसी किसी जियोलॉजिकल रीजन के कारण मान लो रॉक का मूवमेंट हो गया है, सब्सिडेंस कारण होता है, रॉक का मूवमेंट हो सकता है। या केविंग जब हम लोग कर रहे हैं तो उस टाइम जो फॉल हो रहा है गोफ में, उसके द्वारा रॉक मतलब रॉक मूवमेंट हो सकता है और वहाँ हीट का एडिशन हो सकता है। या कोलेप्स ऑफ वेस्ट और इन स्टॉप्स होता है ना, मेटल माइनिंग में स्टॉपिंग वर्ड यूज किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ डिप्लरिंग वर्ड यूज करते हैं ना, वहाँ मेटल माइन से वहाँ स्टॉपिंग करते हैं। तो स्टॉपिंग में वहाँ पे मान लो वही उसी तरीके से तो गोफ बन गया है। अब उसमें अगर वेस्ट या और गिर रहा है तो उसके द्वारा जो मूवमेंट हो रहा है वो सब के द्वारा हीट का लिबरेशन होता है, मतलब हीट निकलता है। एक बार खुद से ट्राई करना, न्यूमेरिकल बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी न्यूमेरिकल बताएं या ये तो सिर्फ फॉर्मूला ही बताएं, ठीक है। तो हीट काउज ड्यू टू रॉक मूवमेंट मेनली किस लिए होता है? हीट काउज ड्यू टू रॉक मूवमेंट, सब्सिडेंस, या हम लोग डिप्लेरिंग विथ केविंग कर रहे हैं, या किसी जियोलॉजिकल रीजन से। ये 3-4 ही रीजन है जिसके द्वारा क्या होता है, रॉक मूवमेंट होता है और हीट का एडिशन होता है। और वो मात्र कितना होता है, मोस्ट के अकॉर्डिंग मात्र 1% होता है। लेकिन थियोरेटिकली हम लोग कितना मान के चलते हैं कि 9% तक जो माइंस में हीट एडिशन होता है, माइन एयर में, वो किसके द्वारा होता है, रॉक मूवमेंट करने से, ठीक है। आज तुम लोग के लिए इतना ही रहने थे, क्योंकि हीट ड्यू टू ऑटो कंप्रेशन में यहाँ पे एक मतलब कुछ कुछ फार्मूला है, वो तो फार्मूला रटना ही होगा, लेकिन इसमें एक न्यूमेरिकल है और ये भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल बताए हैं ना, तो उसी फॉर्मेट पे हो सकता है कि न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आ जाए। एक ही न्यूमेरिकल बताए हुए हैं, एक न्यूमेरिकल ये है हीट ड्यू टू ऑटो कंप्रेशन, ठीक है। ये आज नहीं बता रहे हैं क्योंकि देखो तुम लोग भी बोलते हो ना कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं। कल कुछ लड़के लोग ग्रुप में कमेंट कर रहे थे, अभी देखो स्टार्टिंग है, बहुत लड़के लोग का क्या है, पढ़ाई छूटा हुआ है, वो भी कोर्स में आए हुए थे, हमको सबको साथ में लेके चलना होगा, ठीक है। और ये सब अगर न्यूमेरिकल से डर लगेगा तो फिर एग्जाम में सोच लो फिर निकलना ही नहीं है, सोच लो। क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी तो रहेगा लेकिन न्यूमेरिकल भी रहेगा साथ में, तो बिना न्यूमेरिकल का फिर कैसे करोगे तुम। हाँ, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन पीडीएफ का टेंशन नहीं लो, और कुछ करते हैं उपाय उसका कि तुम लोग को मिल जाए पीडीएफ अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये सारा जो भी पढ़ा रहे हैं ना, कोई डिप्लोमा जो डिग्री भी कर लिए हैं वो लोग के लिए गेट वगैरह में जो क्वेश्चन आता है ना, यही सब तो क्वेश्चन गेट में आता है यार, यही सब फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आता है गेट में। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सब क्वेश्चन गेट वगैरह में आया हुआ है। तो माइंस इंस्पेक्टर वाले भी क्या करेंगे, वो भी तो यही कर सकते हैं। माइंस इंस्पेक्टर वाले भी यही कर सकते हैं, गेट से कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा के डाल दें, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है।
हीट ड्यू टू ऑटो कंप्रेशन बता दिया जाए तो ठीक है, बता देते हैं। बस उसी का व्यवस्था कर रहे हैं कुणाल। हीट ड्यू टू ऑटो कंप्रेशन, इसमें क्या बोला जाता है कि मान लो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रेशर रो जी एच होता है ना। कि मान लो सरफेस प्रेशर निकालेंगे तो अलग होगा, एच अलग हो जाएगा, इस पॉइंट पे निकालेंगे एच अलग हो जाएगा, इस पॉइंट पे निकालेंगे एच अलग हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, प्रेशर भी अलग होगा। तो जो एयर मान लो इस शाफ्ट के द्वारा एंट्री ले रहा है, ठीक है, मान लो ये इनटेक एयरवे है, डाउनकास्ट शाफ्ट, डाउनकास्ट शाफ्ट, डाउनकास्ट का स्पेलिंग लिख देंगे, ठीक है, ये डाउनकास्ट शाफ्ट है। अब क्या है कि जो एयर इस जगह पे है, ठीक है ना, तो ये जो एयर है ना वो कंप्रेशन में आएगा, ऑटो कंप्रेशन। मतलब पूरा क्या है कि एयर कॉलम से भरा हुआ है ना, पूरा एयर है मान लो भरा हुआ है। तो एयर का जो ये नीचे वाला जो एयर है ना, वो ऊपर वाला जो एयर जो है, एयर कॉलम है, उसके द्वारा क्या है, वो कंप्रेशन में है। इसी को बोला जाता है ऑटो कंप्रेशन। मतलब एयर का मॉलिक्यूल आपस में ही, जो नीचे वाला है मान लो ये इससे कंप्रेशन, ये प्रेशर में है, ये अलग प्रेशर में है, ये अलग प्रेशर में, इस तरीके से। तो क्या है कि जैसे एयर डिसेंड्स, मतलब नीचे आता है, किसमें, डाउनकास्ट शाफ्ट के द्वारा नीचे आता है, तो कंप्रेस्ड बाय द वेट ऑफ द शाफ्ट एयर कॉलम। मतलब ये शाफ्ट में जो एयर कॉलम है ना, इसके वेट के द्वारा ये क्या होता है, कंप्रेस्ड हो जाता है। और कंप्रेशन में क्या रेट है, ये मान लो अगर हम इस जगह पे प्रेशर निकालते हैं ना, ये मान लो शाफ्ट का डेप्थ 100 मीटर का है, अगर यहाँ पे मान लो ये 2 किलो पास्कल का प्रेशर है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इस जगह पे जो प्रेशर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 3.1 किलो पास्कल। मतलब प्रत्येक 100 मीटर, ये डाउनकास्ट शाफ्ट का ही केस है, ठीक है ना, क्योंकि अपकास्ट शाफ्ट से तो एयर सारा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और डाउनकास्ट शाफ्ट में क्या है कि फ्रेश एयर आ रहा है, ठीक है ना, फ्रेश एयर आ रहा है, तो उसका डेंसिटी, जो नीचे में जो एयर है, इस खुद ही जो एयर कॉलम है उसके द्वारा जो कंप्रेस हो रहा है, ये कंप्रेशन का क्या रेट है, 1.1 किलो पास्कल पर 100 मीटर डेप्थ। कि यहाँ पे अगर 2 किलो पास्कल है, तो यहाँ पे एयर कॉलम का क्या वेट हो जाएगा, मतलब प्रेशर है, किस प्रेशर पे यहाँ रहेगा, इसमें 1.1 किलो पास्कल ऐड कर दो, तो 3.1 हो गया। फिर फर्दर अगर हम लोग 100 मीटर डेप्थ पे जा रहे हैं, तो फिर 1.1 से ऐड कर दो। देखो यहाँ पे क्या है, हीट ड्यू टू ऑटो कंप्रेशन, मतलब जो माइंस में हीट ऐड हो रहा है। मान लो अपकास्ट शाफ्ट में अगर क्या होगा, उसमें मान लो कि डेंसिटी ऑफ एयर फ्रेश एयर से कमी हो जाएगा, माइंस में जाता है, तो वो क्या करेगा, बाहर की ओर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, सारा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, वो माइंस में हीट का एडिशन नहीं करेगा, ठीक है ना, वो माइंस में क्या होगा, हीट का एडिशन नहीं करेगा, क्योंकि अगर माइंस में रहता तब तो हीट का एडिशन करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि माइंस से बाहर निकल रहा है वो, तो अपने साथ जो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर कुछ कर भी रहा है, तो साथ में लेके वो अपकास्ट शाफ्ट से एग्जॉस्ट, जो रिटर्न एयरवे है, वहां से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, ये पी क्या हो गया, जैसे पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच ही होता है ना, या प्रेशर को भी रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो उस केस में क्या बोला जाता है कि अगर फ्लो फ्रिक्शन लेस होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, मान लो रोक वाल से कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी मॉइस्चर का एडिशन नहीं हो रहा है, ना हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ना एयर से हीट रोक में जा रहा है, ना रोक से हीट एयर में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है,
तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, मतलब क्या, ना हीट इस एयर से बाहर निकल रहा है ना बाहर से एयर में आ रहा है, ठीक है। तो ऑटो कंप्रेशन के कारण क्या होता है, इसमें जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो उस केस में प्रेशर वॉल्यूम इनटू गामा वो कांस्टेंट होता है, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है। ये सब गैस लॉ वगैरह का रूल था, 12th में पढ़ना होता था, बस तुम लोग अभी ये याद रखो, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, ना हीट का एडिशन हो रहा है, ना एयर कॉलम में हीट आ रहा है, जो एयर है ना उसमें हीट जा रहा है ना उससे हीट निकल रहा है। जैसे मान लो वो जो हॉट वाटर थर्मस फ्लास्क होता है कि जिसमें पानी अगर गर्म रखते हैं ठंडे के दिन में तो गर्म ही रहता है, तो कैसा वाला होता है, वो एडियाबेटिक होता है, मतलब ना हीट उससे बाहर जा रहा है ना हीट बाहर से अंदर आ रहा है। अगर ठंडा रख रहे हैं तो ठंडा ही रह रहा है, गर्म रख रहे हैं तो गर्म ही रह रहा है। वैसा ही मतलब बात यहाँ पे करना चाह रहा है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, T2/T1 बराबर P2/P1 गामा -1 बाय गामा, ये फॉर्मूला रटना होगा, V1/V2 गामा -1, ये फॉर्मूला यहीं से आता है कि Pv गामा बराबर कांस्टेंट है ना, तो P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से अलग लंबा चौड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसके द्वारा ये फॉर्मूला पे पहुंचते हैं। ये फॉर्मूला तुम लोग को रट लेना है, मेमोराइज कर लेना है। वो गामा होता है, अगर आइडल गैस होता है ना तो उस केस में पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, सबको पता होना चाहिए। तो ये गामा क्या होता है, गामा जो मेनली होता है CP/CV होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन में है ना, गामा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि 1.4 होता है ड्राई एयर के लिए। ये फॉर्मूला रट लेना है तुम लोग को, T2/T1 बराबर P2/P1 का पावर गामा -1 बाय गामा बराबर V1/V2 गामा -1, ठीक है। इसी चैप्टर में इस जगह पे थोड़ा न्यूमेरिकल में थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा, बाकी सारा न्यूमेरिकल जहां भी बताया जाएगा ना वो इजी रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला रट लेना है, इसमें क्या क्या होता है, गामा का वैल्यू 1.404 होता है, V क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ एयर, P क्या हो गया, बैरोमेट्रिक प्रेशर, P1 क्या हो गया, साफ्ट टॉप पे या पिट टॉप पे, या P2 कहाँ हो गया, पिट बॉटम पे। उसी जगह टेम्परेचर T1 कहाँ हो गया, पिट टॉप पे हो गया, T2 कहाँ हो गया, पिट बॉटम में हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से V1 V2 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ एयर, कहाँ पे, पिट टॉप पे पिट बॉटम में। मतलब V1 कहीं भी अगर 1 आए मतलब 1 मतलब कहाँ, शाफ्ट के टॉप पे या, ठीक है, या पिट टॉप बोला जाता है। 2 कहाँ हो गया, पिट बॉटम हो गया या शाफ्ट के बॉटम में, ठीक है। क्योंकि यही सब जो फॉर्मूला बता रहे हैं ना, इसी फॉर्मूला को यूज करके एक न्यूमेरिकल भी आगे सोल्व करना है। ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये कहाँ, ये न्यूमेरिकल उसी फॉर्मूला से सोल्व होगा। ये जो फॉर्मूला बताए हुए हैं ये ध्यान रखना है, यहाँ T2 है, यहाँ P2 है, T1 है, P1 है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है, ठीक है। V1 आ गया, V1/V2 हुआ है। और एक यहाँ पे है, ये होता था ना इंथैल्पी बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम, तो इसी जगह से ये फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है ना। एक भी क्या होता है, Q बराबर mCp∆T होता था, ठीक है। आइए अगर पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे तो होता था क्या, mgh होता था, तो वही mm काट दिया गया है, तो gh बराबर क्या हो गया है, Cp∆T। इसी को चेंज इन इंथैल्पी लिखा है, ये एक फॉर्मूला रख लेना, ठीक है ना।
जी एच बराबर सी पी डेल्टा टी बराबर डेल्टा एच, चेंज इन इंथैल्पी। एच क्या हो गया, डेप्थ ऑफ शाफ्ट इन मीटर हो गया। जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेल्टा एच क्या हो गया, चेंज इन इंथैल्पी। सीपी क्या हो गया, सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी मतलब कांस्टेंट प्रेशर, अगर कहीं सीबी रहेगा तो कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम, ठीक है। तो सीपी का वैल्यू क्या होता है, 1005 जूल पर केजी पर केल्विन। गामा का वैल्यू अभी क्या बताएं तो वहां पे 1.4। सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1005। ये सब वैल्यू एग्जाम में हमेशा दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये वैल्यू यूज करना है, ठीक है। और ये जो रफ हम लोग एस्टिमेट करते हैं, डेल्टा चेंज टेम्परेचर डिफरेंस होता है, डेल्टा कहीं भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी इट इज द सम ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम। एच बराबर यू प्लस पी वी, मतलब यू क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, पी क्या हो गया, प्रेशर हो गया, वी क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। इंथैल्पी इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम। इसी को आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। उतना नहीं जानना, ये फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखो। और एक क्या है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर एट डिफरेंट डेप्थ पे, आज इतना ही करेंगे, तुम लोग फॉर्मूला वगैरह रट के रखना कि कल हम उस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बता दें, ठीक है ना। बैरोमेट्रिक प्रेशर एट डिफरेंट डेप्थ पे निकालना है कि यहाँ पे एक पिट टॉप हो गया, पिट बॉटम हो गया, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर कैसे निकलेगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, जेड बराबर 67.4 टी log B2 बाई B1। जेड क्या हो गया, डिफरेंस इन डेप्थ, B1 क्या हो गया, बैरोमेट्रिक प्रेशर एट अपर स्टेशन या पिट टॉप पे, B2 क्या होगा, लोअर स्टेशन पे, और B क्या हो गया, मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब B1 प्लस B2 बाई 2 कर दो। और T क्या हो गया, इसी तरीके से मीन टेम्परेचर ऑफ एयर, T1 प्लस T2। अगर T1 पे दिया हुआ है अलग टेम्परेचर, T2 पे अलग टेम्परेचर दिया हुआ है, तो मीन निकलना रहेगा, तो T1 प्लस T2 बाई 2 कर देंगे। T1 यहाँ B1 रहेगा, ये T2, ये B2 रहेगा। अगर मीन निकालना रहेगा तो T1 प्लस T2 बाई 2 हो जाएगा। और उसी तरीके से बैरोमेट्रिक प्रेशर का मीन निकालना रहेगा तो B1 प्लस B2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूला के लिए ये जो लिखा हुआ है ना कि प्रत्येक 100 मीटर डेप्थ पे जाएंगे ना, तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वो 0.976 केल्विन से इंक्रीज हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यूज करके देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, अगर एमसीक्यू आता था गेट में अगर आता है तो क्वेश्चन लड़का लोग डायरेक्ट बना सकता है। क्या है कि बाकी डाटा को छोड़ देना है, बाकी डाटा से एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन इससे है कि अप्रोक्सीमेट वाला आंसर, अगर ज्यादा डिफरेंस आंसर में नहीं देगा तो आंसर सीधा इससे आ जाएगा कि टेम्परेचर पिट टॉप पे कितना टेम्परेचर है, 295 केल्विन, और पिट बॉटम का टेम्परेचर पूछ रहा है, और डेप्थ कितना दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग अभी जस्ट क्या पढ़े हैं कि प्रत्येक 100 मीटर डेप्थ पे जाएंगे ना, तो ऑटो कंप्रेशन के कारण जो टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा वो 0.976 केल्विन से होगा, ठीक है ना। तो इसको रफ अगर कर रहे हैं 0.98 मान लो केल्विन से इंक्रीज हो जाएगा। 100 मीटर पे 0.98 से इंक्रीज होगा, तो 300 मीटर पे कितना होगा, 0.98 इंटू 3 से इंक्रीज हो जाएगा। 3 4 बाकी में 2, 3 नंबर 27, 29 के 9 बाकी में 2, मतलब नीचे पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 295 प्लस 2.94 केल्विन, 297.4 केल्विन, 297.94 केल्विन। ये आंसर सीधा हो जाएगा गेट वालों के लिए, बिना कोई डाटा, जो बैरोमीटर का डाटा, ये डाटा बिना यूज किए हुए। अब है क्या, अगर बैरोमीटर का डाटा यूज करना है तो उस केस में फिर अभी जो बताया है ना मीन, ये निकाल दिए सीधा यहाँ पे, तो उस केस में फिर मीन टेम्परेचर निकालना होगा।
क्योंकि उस केस में कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जेड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दिया हुआ है 67.4 दिया हुआ है। टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर मतलब T1 का टेम्परेचर दिया हुआ था, T2 टेम्परेचर अभी निकाले थे, उसका एवरेज कर लिए यहाँ पे, और log B2/B1, ठीक है। B1 दिया हुआ है और हमको B2 निकालेंगे। और जैसे B2 निकल गया यहाँ से 105.6, कल बता देंगे। अब उस केस में है क्या, हाँ B2 105.6 किलो पास्कल निकल गया है। अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो हो गया एक। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, T2 निकालना है, तो एक ये फॉर्मूला से भी, तो यहाँ पे क्या होगा, B2 जो निकाल रहे हैं वही प्रेशर ही दिया हुआ है ना, तो P1 दिया हुआ था, P2 दिया हुआ था, एक्चुअल में T2 निकालना है एकदम एक्चुअल वाला फॉर्मूला के अनुसार, तो उस केस में फिर 297.494 केल्विन ही आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। और एक जो तीसरा फॉर्मूला है जो बताएं तुम लोग को, GH बराबर CP डेल्टा T, G पता है 9.81, H पता है 300 मीटर, CP पता ही है 1005 होता है, डेल्टा T हमको निकालना है मतलब T2 माइनस T1, T1 पता है तो T2 यहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब 3 तरीके से यहाँ एक क्वेश्चन को बनाया गया है। तो गेट वालों के लिए इजी है कि वो सिंगल लाइन से आंसर यहीं से ला सकता था इस जगह से। अगर ऑप्शन ना रहे, ऑप्शन रहे कि 297, तो क्या आया है आंसर, यहाँ से 297.94 केल्विन आया है, इस जगह से भी 297.94 केल्विन आया है, और इस जगह से 297.93 आया है। अगर ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, मान लो आंसर दिया हुआ है 295.93, एक दिया हुआ है 297.93, इस तरीके से अगर डिफरेंस रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर निकाला जा सकता था यहाँ पे। और अगर नज़दीक वाला आंसर रहेगा 297.93, 297.95, तो उस केस में ये जो एक्चुअल प्रोसेस है, इस प्रोसेस से करके आंसर निकालना होगा। वैसे ये कल डिटेल में ये क्वेश्चन करवा देंगे एक बार, लेकिन आज का तुम लोग जो भी पढ़ाया गया है अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये नहीं कि आज का कल करना है, कल का परसों करना है, वो हमेशा से करते आए हो, लेकिन इस बार नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर बन जाएगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, वैसा वाला सिचुएशन आने ही नहीं देना है। तुम लोग को रिवीजन करते जाना है साथ में। और न्यूमेरिकल जो बताया गया है खुद से वही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, अगर मिल जाता है तो ग्रुप में डाल भी देंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन बना के आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ये न्यूमेरिकल कल एक बार हम फिर से बता देंगे। वैसे बहुत लोग आज भी जो बताए हैं उससे भी समझ गए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ सब लोग। संजय, अनुराग, कुणाल, अभिजीत कि कोई सो भी गए हो, अतुल कोई सो भी जाते हो, ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है। पीपीटी इसका कब मिलेगा, पीपीटी बट थोड़ी टाइम में डाल देंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो थैंक यू, रिवीजन करो अच्छे से, खुद से एक बार देख लो, कोई बाउंस बैक नहीं होगा, बहुत इजी है। वीडियो मान लो 9:15 हो रहा है ना, 2 घंटे के अंदर अपलोड हो जाना चाहिए, मुझे 11 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। हाँ न्यूमेरिकल कल बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।